आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। The pre-Shakespearean dramatist of Elizabethan age or the group of late 16th century English playwrights who were educated at the universities Oxford or Cambridge were known as University Wits. यूनिवर्सिटी विट्स एलिजाबेथन एज के उन प्री शेक्सपियरन ड्रामेटिस्ट का एक ग्रुप था जो कि किसी न किसी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते थे, या तो वो ऑक्सफोर्ड थी या फिर कैम्ब्रिज। George Edward Bateman Sainsbury, a prominent English literary historian and a highly influential critic, used the term University Wits in his work A History of Elizabethan Literature 1887 to refer to a group of playwrights and poets who were educated at the universities. George Edward Bateman Sainsbury या George Sainsbury एक प्रोमिनेंट लिटरेरी हिस्टोरियन और इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक थे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी विट्स टर्म का यूज उन्होंने अपने वर्क अ हिस्ट्री ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर 1887 में किया था। उन्हीं ने इस टर्म को कॉइन किया और उन्होंने ही बताया कि ये उन राइटर्स का, उन प्ले राइट्स का ग्रुप था, पोएट्स का ग्रुप था जो कि किसी न किसी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते थे, वेदर वो ऑक्सफोर्ड होती या फिर कैम्ब्रिज। टर्म उन राइटर्स की पूरी लाइफ टाइम में कभी भी यूज नहीं हुआ था। ये टर्म इन्होंने ही सबसे पहले कॉइन किया और यूज किया। दे वर द प्रोफेशनल मैन ऑफ लेटर्स विद नो पेट्रन्स टू स्पॉन्सर देयर लिटरेरी एक्टिविटीज। यूनिवर्सिटी विट्स प्रोफेशनल मैन ऑफ लेटर्स थे। उन्हें किसी भी तरह के पेट्रन्स नहीं मिले थे, ना ही कोई उन्हें स्पॉन्सर करता था या कोई उन्हें लिटरेरी एक्टिविटीज के लिए पैसा देता था। They neither wanted to enter church nor to gain any patronage. चर्च से रिलेटेड राइटिंग्स नहीं लिखना चाहते थे या किसी भी तरह की पेट्रनेज नहीं चाहते थे। They started playwriting to make a living, but in doing so, they paved the way for later dramatists like Shakespeare. यूनिवर्सिटी विट्स ने प्ले राइटिंग इसलिए शुरू की थी क्योंकि वो अपना जीवन यापन करना चाहते थे, लेकिन ऐसा करते करते उन्होंने जो इनके बाद के ड्रामेटिस्ट थे जैसे शेक्सपियर, इनके लिए एक रास्ता बना दिया। उन राइटर्स ने इनके फुट स्टेप को फॉलो करके अपने ड्रामास लिखे और फेमस हुए। एलिजाबेथन एज के ड्रामा को अगर क्रिएट करने का क्रेडिट किसी को जाता है तो इन्हीं यूनिवर्सिटी विट्स को जाता है। द 7 यूनिवर्सिटी विट्स। अब जान लेते हैं कि ये 7 यूनिवर्सिटी विट्स थे कौन। सबसे पहले वो राइटर्स जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को बिलोंग करते थे। सबसे पहले थे क्रिस्टोफर मार्लो। ये इन सभी यूनिवर्सिटी विट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नाश। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को जो बिलोंग करते थे वो राइटर्स थे जॉन लिली, टॉमस लॉज, जॉर्ज पील। इन 6 यूनिवर्सिटी विट्स के अलावा जो 7वें ड्रामेटिस्ट थे वो थे थॉमस टेड। ये एक एक्सेप्शन थे, ऐसा इसलिए क्योंकि वो इन दोनों में से ही किसी भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन उनकी राइटिंग स्टाइल इतनी ज़्यादा ग्रैंड थी और उनकी राइटिंग की क्वालिटीज़ काफ़ी हद तक इन सबसे मिलती थी, इसलिए इन्हें भी सेंसबरी ने यूनिवर्सिटी विट्स का दर्जा दिया है। सबसे पहले आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो 1564 to 1593। Christopher Marlowe was a highly influential playwright and the most important of the University Wits, known for works such as Dido, Queen of Carthage 1585, Tamburlaine the Great 1587, Dr. Faustus 1588, The Jew of Malta 1589, Edward II 1593, The Massacre at Paris 1589 to 1593। क्रिस्टोफर मार्लो एक हाईली इन्फ्लुएंशियल प्लेराइट थे और इन सभी यूनिवर्सिटी विट्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनके
कुछ वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे डीडो, क्वीन ऑफ कार्थेज, टैम्बरलिन, डॉक्टर फॉस्टर्स, द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड और मैसेटर एट पेरिस. His plays showcased powerful language, complex characters, themes of ambition, and along with it, he established blank verse as the Elizabethan norm of dramatic expression. उनके प्लेज में हमें एक पावरफुल ब्लेंड दिखाई देता है लैंग्वेज का, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स का, थीम्स का. और इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि उन्होंने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया था. उन्होंने ब्लैंक वर्स को एलिजाबेथन प्लेस के मेन एलिमेंट्स में से एक बना दिया था. उन्होंने ब्लैंक वर्स को इतना ज़्यादा प्रमोट किया, एफिशिएंटली यूज किया कि वो एक एलिजाबेथन नॉर्म बन गया ड्रामेटिक एक्सप्रेशन का. ब्लैंक वर्स में हमें राइमिंग लाइंस नहीं मिलती हैं. इसमें राइमिंग वर्ड्स नहीं होते हैं. इसमें एक रेगुलर मेट्रिकल पैटर्न होता है. ऑथर बिना राइमिंग वर्ड्स का यूज किए ही कहानी में एक टोन, एक फ्लो पैदा कर सकता है ब्लैंक वर्ड्स का यूज करके. बेन जॉनसन ने मार्लो के लिए एक फ्रेज कॉइन किया था जिसे हम कहते हैं मार्लोज माइटी लाइन्स. उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मार्लो की ब्लैंक वर्ड्स यूज करने की एफिशिएंसी सबने देख ली थी. मार्लो किस तरह से ब्लैंक वर्ड्स का यूज करके पूरी कहानी में जान डाल देते थे, एक न्यू विगर फोर्स ऐड कर देते थे, जिससे उनकी हीरोइक थीम्स और ज़्यादा अलाइव हो जाती थी और ज़्यादा विगर से भर जाती थी. एज यू लाइक इट, शेक्सपियर पेड ट्रिब्यूट टू मार्लो बाय कॉलिंग हिम डेड शेफर्ड. शेक्सपियर ने अपने वर्क एज यू लाइक इट में मार्लो को ट्रिब्यूट देते हुए उन्हें कहा है डेड शेफर्ड. जॉर्ज पील रिमेंबर्ड मार्लो एज मार्ले द म्यूजेस डार्लिंग. थॉमस नैश ने मार्लो के लिए कहा था पुअर डिजीज्ड किट मार्लो. यूनिवर्सिटी विट्स में दूसरे राइटर हैं रॉबर्ट ग्रीन 1558 to 1592. Greene was a versatile and prolific playwright who was known for his influential works in the form of prose romances, pamphlets, but wrote drama as a source of livelihood. Some of his notable works include Pandosto 1588, Minophon 1589, James IV 1590, A Looking Glass for London and England 1590, Friar Bacon and Friar Bundy 1590, सेलिमस 1594. वर्ड्स में जो डेट्स लिखी हुई हैं, डेट्स के आगे जो सी या सर का लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लगभग या ऑलमोस्ट. ग्रीन एक वर्सेटाइल प्रोलिफिक राइटर थे जो अपने प्रोज रोमांसेस और पैम्फलेट्स के लिए जाने जाते थे. ड्रामा लिखना एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ही शुरू किया था. उनके मेजर वर्ड्स हैं Pandosto, Minophon, James IV, A Looking Glass for London and England, Friar Bacon and Friar Bundy, Selimus. इनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी. उसी समय शेक्सपियर भी लिख रहे थे. जैसा कि हम जानते हैं कि इन यूनिवर्सिटी विट्स ने शेक्सपियर को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था. उन्हें वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई थी जैसी कि शेक्सपियर को मिली थी, और यही बात ग्रीन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. इसीलिए उन्होंने विलियम शेक्सपियर पर एक डेरोगेटरी कमेंट किया है. द फ्रेज अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स इज अ derogatory reference to William Shakespeare. That was made by Robert Greene, which is from Greene's work titled Groat's Worth of Wit, Bought with a Million of Repentance, a tract published posthumously in 1592. रॉबर्ट ग्रीन ने अपने वर्क ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस में शेक्सपियर को एड्रेस करते हुए लिखा था अप स्टार्ट रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स. एक डेरोगेटरी रेफरेंस था. उन्होंने शेक्सपियर पर प्लेजरिज्म का एक्यूजेशन लगाया था
उनका कहना था कि विलियम शेक्सपियर किसी भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग नहीं करते थे। वो एक मेयर एक्टर थे और उन्होंने मार्लो और यूनिवर्सिटी विट्स को ही कॉपी किया है और उन्हीं के स्टाइल को कॉपी करके उन्होंने अपने वर्ड्स लिखे हैं। Greene's literary output was overshadowed by the immense fame and lasting influence of William Shakespeare and other writers of the Elizabethan era. रॉबर्ट ग्रीन को वो फेम या नेम नहीं मिल पाया जैसा कि विलियम शेक्सपियर को मिला। Greene criticized him and mocked his ability to write blank verse. कहीं ना कहीं इसी वजह से उन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया और उनकी ब्लैंक वर्स लिखने की एबिलिटी को मॉक किया कि जिसने किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की थी वो हम स्कॉलर्स से कैसे कंपटीशन कर सकता है। ग्रीन के वर्ड में से ली गई वो स्पेसिफिक लाइन थी, इज एन अपस्टार्ट crow beautified with our feathers, that with his tiger's heart wrapped in a player's hide, supposes he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you, and being an absolute Johannes factotum is in his own conceit the only shade seen in a country. अपस्टार्ट क्रो यानी कि ग्रीन की नज़र में शेक्सपियर ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सक्सेस और प्रोमिनेंस को हासिल किया था जबकि वो उसे डिजर्व भी नहीं करते थे। ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स पर ग्रीन एक्यूज करते हैं शेक्सपियर को कि उन्होंने हमसे यानी कि यूनिवर्सिटी विट्स से आइडियाज को, थीम्स को, लैंग्वेज को बोरो किया था। दैट विद हिज टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइट। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि शेक्सपियर ट्राई करते हैं कि वो एक टाइगर की तरह फियर्स हों, टैलेंटेड हों, लेकिन असल में तो वो एक सिंपल ऑर्डिनरी प्लेयर या एक्टर हैं। ग्रीन की नज़र में शेक्सपियर ब्लैंक वर्स का पूरी तरह से यूज नहीं कर रहे थे। उन्होंने उसका यूज उस तरह से नहीं किया जिस तरह से यूनिवर्सिटी विट्स करते थे। शेक्सपियर ने कई बार अपने वर्ड्स में इस सोफिस्टिकेटेड पोएटिक फॉर्म को यूज करने की कोशिश की है, लेकिन वो हर बार फेल हुए हैं, ऐसा ग्रीन का मानना था। एन एब्सोल्यूट जोहान्स फैक्टोटम। जोहान्स फैक्टोटम ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है जॉनी डू इट ऑल या फिर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। ग्रीन का मानना था कि शेक्सपियर अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वो कुछ भी लिख सकते थे। पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, कुछ भी हो, वो कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन इससे उनकी एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस झलकता है। In his own conceit, the only shade scene in a country. रॉबर्ट ग्रीन अपनी इस लाइन को कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि शेक्सपियर जिस तरह से फेमस हो रहे हैं उसको वो डिजर्व नहीं करते और ये सिर्फ उनकी एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाती है। अगले राइटर हैं थॉमस नैश 1567 to 1601। Nashe was an English playwright, pamphleteer and satirist during the Elizabethan era. Nashe एक English playwright, pamphleteer और satirist थे। Was known for his sharp wit, linguistic skill and his contributions to various literary genres. Nashe को जाना जाता था अपनी sharp wit, linguistic skill और various literary genres में लिखने के लिए। उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। प्रीफेस टू सर फिलिप सिडनीज एस्ट्रोफिल एंड स्टेला 1591, पियर्स पेनिलेस 1592, समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट 1592, क्राइस्ट्स टीयर ओवर जेरूसलम 1593, टेरर्स ऑफ द नाइट 1594, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर 1594।
John Lyly, 1553 to 1606. John Lyly was an English writer, playwright, courtier, and parliamentarian. John Lyly एक English playwright, courtier और parliamentarian थे. The style of John Lyly, especially in his most famous works, Euphues, The Anatomy of Wit, and Euphues and his Inland, is characterized by a highly elaborate and ornate prose style known as euphuism. जॉन लिली को अपने सबसे फेमस वर्क यूफीज द एनाटॉमी ऑफ विट और यूफीज एंड हिज इनलैंड के लिए जाना जाता है. उन्होंने एक हाईली इलैबोरेट और ग्रैंड प्रोज स्टाइल का प्रोडक्शन दिया है. उनके इसी स्टाइल को हम कहते हैं यूफिज्म. The proverb all is fair in love and war has been attributed to Lyly's play Euphues and his Inland, 1580. The rules of fair play do not apply in love and war. Famous proverb all is fair in love and war इनके ही वर्क Euphues and his Inland से ली गई है, जिसमें लाइंस थी The rules of fair play do not apply in love and war. His plays are known for their wit, humor and use of wordplay. उन्होंने बहुत ही स्टिलफुली अपने प्लेस में विट, ह्यूमर, वर्ड प्ले को यूज किया है. उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे कैम्पेस्पे 1583, सैफो एंड फाओ 1584, गैलेथिया 1587, एंटीमियन 1588, मिडास 1589, मदर बॉम्बे 1590, लव्स मेटामॉर्फोसिस 1589. यूफिज्म में बहुत ही रिच लैंग्वेज का यूज़ होता था और उनके यूफिज्म के कुछ की फीचर्स थे, जैसे एलिट्रेशन का यूज़ करना, पैरेललिज्म का यूज़ करना, वर्ड प्ले, एंटीथेसिस, मेटाफर्स और डिक्शन का यूज़ करना. टॉमस लॉज 1558 to 1625. Thomas Lodge was a prominent English writer, physician, and adventurer during the Elizabethan and Jacobean eras. Thomas Lodge एक prominent English writer थे, इसके साथ ही वो एक physician भी थे, एक adventurer थे जो कि Elizabethan और Jacobean eras को belong करते थे. He was a versatile and accomplished literary figure contributing to various genres of literature including prose, fiction, पोइट्री, ड्रामा एंड एसेज. उन्होंने कई तरह के जॉनराज लिखे जिसमें प्रोज, फिक्शन, पोइट्री, ड्रामास और एसेज भी थे. टॉमस लॉज ने रॉबर्ट ग्रीन के साथ मिलकर कुछ बहुत ही अच्छे कोलैबोरेटेड वर्ड्स लिखे थे. ये कोलैबोरेटेड वर्ड्स थे अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड 1594, अ मार्गराइट ऑफ अमेरिका 1596, द हिस्ट्री ऑफ रॉबर्ट II, ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी 1591. Thomas Lodge was also an explorer. He actively participated in different voyages and documented his experiences. जैसा कि हमने जाना कि टॉमस लॉज एक एक्सप्लोरर थे. उन्हें घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए उन्होंने जो भी यात्राएं की थी, जो भी सी वॉयजेस की थी या उनके जो भी एक्सपीरियंसेस थे, उन्होंने सभी को डॉक्यूमेंट किया था. Thomas Lodge documented his experiences and observations during the voyage which he did with Sir Thomas Cavendish to Brazil, the Straits of Magellan, returning home by 1593. उन्होंने Sir Thomas Cavendish के साथ ब्राज़ील और स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन की यात्रा की थी और 1593 में ये घर वापस आ गए थे. अपने इस एक्सपीरियंस को उन्होंने अपने वर्ड्स में दिखाया है. Thomas Lodge wrote Rosalind, Euphues, Golden Legacy during his Tenerife expedition. This pastoral romance was written to pass the time during his journey. The work was later published in 1590. Thomas Lodge ने अपने टेनेरीज एक्सपीडिशन के समय रोजलिंड, यूफीज, गोल्डन लेगेसी लिखा, जो कि एक पेस्टोरल रोमांस है. ये वर्क उन्होंने अपना टाइम पास करने के लिए लिखा था, जिसे बाद में 1590 में पब्लिश किया गया था.
George Peele, 1556 to 1596. Peele was a prolific writer and contributed to both drama and poetry. वो एक बहुत ही prolific writer थे जिन्होंने ड्रामा और पोइट्री दोनों में ही कंट्रीब्यूशन दिया है. He handled blank verse with more ease and multiplicity. उन्होंने भी मार्लो की तरह ब्लैंक वर्स को बहुत ही नेचुरली हैंडल किया और मल्टीपल डायमेंशंस ऐड किए. Shakespeare's The Life and Death of King John is closely related to Peele's history play The Troublesome Reign of King John, 1589. शेक्सपियर ने भी इनसे इंस्पायर होकर द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन लिखा. पील के हिस्ट्री प्ले द ट्रबलसम रेन ऑफ किंग जॉन से ही मिलता जुलता है. उनके फेमस वर्क हैं द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस 1584, Edward First famous chronicle of King Edward I 1593, The Battle of Alcazar 1594, The Old Wives' Tale 1595, The Love of King David and Fair Bathsheba 1588, Sir Cleomon and Sir Clemides 1599. सर क्लेओमॉन एंड सर क्लेमाइडिस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है क्योंकि इसने शेक्सपियर के कई प्लेस को इन्फ्लुएंस किया था, जैसे कि एज यू लाइक इट, अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम, सिम्बलीन, हेनरी फोर्थ पार्ट 2. अब आते हैं उस एक्सेप्शन पर जिन्होंने कोई भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं करी थी, फिर भी हम उन्हें एज ए यूनिवर्सिटी विट्स इंक्लूड करते हैं. Thomas Stead 1558 to 1594. Thomas Stead was an English playwright and dramatist who lived during the Elizabethan era. While Thomas Stead was a contemporary of the University Wits and had associations with some of them, he is not typically included in the formal list of the University Wits as there is no evidence that Stead attended any of the university. क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग नहीं करते थे इसलिए उन्हें एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी विट्स नहीं माना जाता है, लेकिन क्योंकि वो उनके कंटेम्प्रेरी थे और वो उनमें से बहुत से राइटर्स को जानते भी थे और उनकी स्टाइल भी उन्हीं के राइटिंग से मिलती है, इसलिए उन्हें हम यूनिवर्सिटी विट्स में इंक्लूड करते हैं. Thomas Heywood called him famous Stead. He mingled the themes of love, conspiracy, murder and revenge and created romantic tragedy. उन्होंने बहुत ही स्किलफुली लव, कॉन्स्पिरेसी, मर्डर, रिवेंज इन सबको ब्लेंड किया और एक नए जॉनरा को क्रिएट किया जो कि था रोमांटिक ट्रेजेडी. Kidd was inspired by Roman playwright Seneca, whose tragedies were fascinating to the Elizabethan mind. उनकी मेन इंस्पिरेशन थे रोमन प्लेराइट सेनेका, जिनकी ट्रेजेडीज से इंस्पायर होके उन्होंने अपने वर्ड्स लिखे थे. सेनेका की मेजर एक्सट्रीम ट्रेजेडीज को देखकर एलिजाबेथन माइंड बहुत ज़्यादा फैसिनेट होता था. The Spanish tragedy or Hieronymo is Madeleine is an Elizabethan tragedy written by Thomas Stead between 1582 and 1592. उन्होंने एक बहुत ही फेमस एलिजाबेथन ट्रेजेडी लिखी जिसे हम द स्पेनिश ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं. उनके बाकी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं डॉन होरेशियो 1586, द स्पेनिश ट्रेजेडी 1587, The Householder's Philosophy 1588, The Murder of John Brewin 1592, Arden of Faversham 1592, Solomon and Persida 1593, Cornelia 1590. Cornelia रॉबर्ट गार्नियर के वर्क कॉर्नेली जो कि उन्होंने 1573 में लिखा था उसका ट्रांसलेशन था. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू सो मच.